हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, उम्मीद है तुम प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे होगे और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हो ग्रुप पे। आज हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 21। इस लेक्चर में हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं? तो बहुत अच्छा टॉपिक। क्या इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे सिंगल बॉन्ड क्या होता है। सिंगल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड लोग ऐसे भी समझते हैं कि अगर ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड दोनों अलग अलग है। इसको एक्चुअली में सिंगल नहीं सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अकेले होता है इसलिए सिंगल बोल देते हैं और इसका नाम ही सिंगल बॉन्ड होता है। इसका टेक्निकल नाम होता है हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग डालो। पहले तुम लिखोगे लेक्चर नंबर 21, क्योंकि हम बोले हैं लेक्चर वाइज नोट्स बनाना है। उसके बाद इसमें हेडिंग डालोगे सिंगल बॉन्ड, हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सीखे थे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बहुत अच्छा एग्जांपल लिए थे कि अगर कोई एटम के पास लोन पेयर है और उसके बगल में कोई ऐसा एटम आ जाए जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए ऐसे इसको दे देता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसको देता है ये पेयर के फॉर्म में देता है, इसीलिए इसका नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखा गया है। लोन पेयर डायरेक्ट देने वाला बॉन्ड। क्लियर? यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है PCl5 मॉलिक्यूल। PCl5 मॉलिक्यूल। मेरा वीडियो पॉज करो अभी और PCl5 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तुम्हारे हिसाब से क्या बनेगा पहले बना लो। ठीक है, तब हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो तुमको और समझ में अच्छे से आएगा। और वो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तुम यहाँ पे लिखोगे लिविस डॉट स्ट्रक्चर, जेड, एन, ए, बी, एल, पी, ये सब चीज निकालोगे। निकाल के फिर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। जल्दी से सारा वैल्यू निकालो। जेड क्या आएगा, एन क्या आएगा, सारे वैल्यू को निकालो। चलो सॉल्व करिए। बताओ जेड कितना आया होगा? तो जेड आया होगा 5 प्लस 35 आ गया 40। 8 इंटू 6 कितना आया होगा? 48। ए कितना आया होगा? ए कितना आया होगा? 8। बॉन्ड कितना? 4। लेकिन 4 बॉन्ड से तुम PCl5 को नहीं बना पाओ कि 5 क्लोरीन है। अब बॉन्ड 4 आ गया, मतलब हम इस फॉर्मूले से स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है कि हम बीच में फास्फोरस लिख लें। एटॉमिक नंबर होता है 2, 8, 5, तो हम बीच में फास्फोरस लिख लें और 5 इलेक्ट्रॉन को इसके चारों तरफ सजा दें। ठीक है, और हर फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन को जोड़ लें। ऐसे। लेकिन अब इसमें फिर एक प्रॉब्लम आएगा। क्या? अगर तुम क्लोरीन की बात करो तो 2, 2, 4, 2, 6 और ये 2, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा है, सारे क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है। लेकिन अगर बात करते हैं फास्फोरस का तो देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। और 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ऑक्टेट पूरा नहीं बल्कि ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि फास्फोरस 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तब यहाँ पे लुईस बोले कि एक्चुअली में ये अभी भी 8 ही इलेक्ट्रॉन को रखा है। पूछा गया ये कैसे? तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6 ये 3 बॉन्ड बनाएगा और बाकी के एक लोन पेयर को रखेगा। फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना बॉन्ड बनाता है। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए,
तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर के रूप में बच गया। अब ये जो लोन पेयर इसके पास बच गया है, इसी लोन पेयर से तो आगे बॉन्ड बनाएगा। अब आगे बॉन्ड कैसे बनाएगा वही बताना चाहते हैं। लेकिन ये जो 2 क्लोरीन है, इस दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, तो ये फास्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है। फिर कहोगे सर अभी तक तो आप बोलते थे कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब देगा तब उसका नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, लेकिन ये हाफ कोऑर्डिनेट है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसका एरो भी आधा बनाएंगे ऐसे, क्लियर हुआ? उसी तरह से इस क्लोरीन को भी ये एक इलेक्ट्रॉन हाफ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूरा तब होता जब 2 इलेक्ट्रॉन देता। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, तो तुमको 3 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, और बाकी के 2 सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये और ये 2 सिंगल बॉन्ड है, या इसी का दूसरा नाम हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अलग अलग है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया गया है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया है ताकि क्लोरीन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाए, और फास्फोरस का भी अब ऑक्टेट पूरा है। देखो 2 4 6 7 8, क्योंकि इनमें से ये इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, केवल अपना दिया है। तो ये एक अलग टाइप का बॉन्ड है जो तुम 10th लेवल में नहीं पढ़े होगे, जल्दी से इसको लिख लो। हो गया? इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल है SF6 मॉलिक्यूल। चलो इसके स्ट्रक्चर के बारे में अब तुम बताओ, इसको मिटा रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में अब तुमको सोचना है, इसमें तुमको बताना है कि कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, कितना सिंगल बॉन्ड है, यानी हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मेरा वीडियो पॉज करो और इसको अभी सॉल्व करो, जल्दी वीडियो पॉज करके इसको फटाफट सॉल्व कर दो। हो गया? अब आ जाओ, सल्फर बीच में लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 2 8 6, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चारों तरफ कौन प्रेजेंट हो गया? फ्लोरीन। ठीक है, 6। हो गया ऐसे। अब यहां पे एक बॉन्ड सब जगह एक बॉन्ड, ठीक है, ऐसे बना लिया सब जगह। फ्लोरीन को तो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। देखो सब फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन सल्फर का जरा देखो, तो सल्फर में देखोगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि सल्फर रखना कितना चाह रहा है? तो 2 8 6 केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी को सॉल्व करने के लिए अब सिंगल बॉन्ड का कंसेप्ट आया। देखो सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, यानी कि इसके पास बच कितना जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर गया कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो 4 इलेक्ट्रॉन को ये हाफ कोऑर्डिनेट के थ्रू दे देगा ऐसे। या इसी बात को ऐसे भी कहते हैं कि 2 लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 लोन पेयर बच गया, अब वो दोनों लोन पेयर को ये फ्लोरीन के साथ एडजस्ट कर लिया। हालांकि ये भी शेप बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तुमको पता है। SF6 का स्ट्रक्चर देखोगे, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा सब जगह फ्लोरीन, बीच में सल्फर।
तो ये पूरा शेप बनाने में पार्टिसिपेट करता है, बस इसका नाम हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये एक अलग तरह का है। ठीक है, बना लो इसको। इसी टाइप का एक और लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो तुमको समझ ही जाना होगा, ताकि अब हम यहां से टॉपिक चेंज कर दें। जल्दी से लिख लो, IF7। वीडियो पॉज करके और जल्दी से इसको बना लो। वीडियो पॉज करो, फटाफट इसको बना लो। IF7। अच्छा बताओ, आयोडीन एक हैलोजन फैमिली है, तो एटॉमिक नंबर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। बॉन्ड कितना बनाएगा? एक। अब आयोडीन के चारों तरफ हम देख कितना रहे मॉलिक्यूल? 7। अरे 7। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, अरे 7। ठीक है, बीच में लिख लेते हैं। चलो, अब क्या है, एक बॉन्ड तो इसके साथ बना लिया। जैसे ये बॉन्ड बनाया, आयोडीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। देख लो, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन, एक ये 7 और 8 हो गया, यानी ये बॉन्ड का नाम सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इस फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और आयोडीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तब ये क्या करेगा? हाफ कोऑर्डिनेट से इलेक्ट्रॉन देगा। इन सबको हाफ कोऑर्डिनेट फॉर्म लगा करके और इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा। अब तुम खुद देख लो, ये सब हाफ कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, ये भी हाफ कोऑर्डिनेट है, ये सब हाफ कोऑर्डिनेट है। इस तरीके से IF7 का स्ट्रक्चर बनता है। हालांकि शेप बनाने में सब लोग मदद करता है। देखो, 7 अगर सिग्मा बॉन्ड रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हो? उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं हम लोग sp3d2 d3, और शेप होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सब जगह F लगा दो और बीच में आयोडीन लगा दो। ये हो गया IF7। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। इस तरीके से एक बॉन्ड हम लोगों को समझ में आ गया, जिसका नाम हो गया सिंगल बॉन्ड। ठीक, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एक नया टाइप का बॉन्ड। हम लोग अभी कौन कौन सा पढ़ लिए? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। 4 टाइप का बॉन्ड पढ़ लिए। अब हम लोग एक नया बॉन्ड देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड कैसे बनता है? हेडिंग डाल लो, बनाना बॉन्ड। ठीक है, बनाना बॉन्ड का अगर टेक्निकल नाम लिखोगे तो नाम होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फिर से इसको पढ़ो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अभी तक हम लोग जितना बॉन्ड पढ़ते हैं वो सारे बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। 2 सेंटर का मतलब जैसे A और B, 2 लोग हैं, 2 सेंटर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसा बॉन्ड बनता है। अब तुम सोचो 3 सेंटर मतलब 3 एटम हो गए, यहाँ पे एक C ले लेते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन 2 ही है। अब यही दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काम, इसके लिए भी काम, इसके लिए भी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से 3 एटम को बैलेंस कर रहे हैं। इसका नाम होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कहोगे सर इस तरह का बॉन्ड क्या होता है? अब ये बॉन्ड तुमको 10th लेवल में नहीं पढ़ना है। एक्चुअली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ऐसे लिखते हैं, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज, इस तरह के बॉन्ड का सबसे कॉमन एग्जांपल होता है B2H6। लिख लो, B2H6। कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज B2H6।
ठीक है, डाइबोरेन। क्या बोलते हैं इसको? डाइबोरेन ना, डाइबोरेन नाम होता है। अब बॉन्ड कैसे बनाता है ये देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, तो 2 और 3, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन का। अब इसके पास आ जाते हैं हाइड्रोजन 1, यानी कि अगर बोरोन ले तो इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन आएगा, उसके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ऐसे बना देते हैं, बुक में भी ऐसे बनाया रहता है। अब देखो, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा पूरा पूरा, सब जगह हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट नहीं, डिवेट पूरा कर लिया है। अब आ जाओ बोरोन। बोरोन के लिए बात करो तो कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2, 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन है। यही कारण है कि बोरोन इस तरह के कोवैलेंट मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी अपने आप को अनस्टेबल समझता है। BH3 have 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन लेकिन रखना कितना चाहता है? 8, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। इसीलिए BH3 का एक और नाम होता है लुईस एसिड। लुईस एसिड इसको बोलेंगे अनस्टेबल, मतलब BH3 बॉन्ड बनाने के बाद भी अनस्टेबल है। अब तुम ही बताओ, जब बॉन्ड बनाने के बाद भी ये अनस्टेबल है तो चाहेगा क्या? कि हम स्टेबल हो जाए। अब स्टेबल होने के लिए ये BH3 मॉलिक्यूल अमोनिया के कंसर्न में आता है। यहाँ पे देखो अमोनिया, और तुमको याद होगा कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है। जैसे ही अमोनिया के कंसर्न में आया, अमोनिया अपना लोन पेयर दे दिया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, जिसके बारे में हम लेक्चर नंबर 20 में डिस्कस कर लिए, इसको पढ़ लेना। अब ये बात यहां जैसे ही बना दिए तो बोरोन स्टेबल हो गया, लेकिन ये तब होगा ना जब अमोनिया इसके नजदीक आएगा। मान लो अमोनिया इसके नजदीक नहीं आया, आया ही नहीं अमोनिया, तब तो बोरोन 6 ही इलेक्ट्रॉन रखा रहेगा, अपने आप को अनस्टेबल ही समझेगा। तब ऐसे केस में ये एक दूसरे BH3 के कंसर्न में आता है और दोनों एक दूसरे से दुख बांटते हैं। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि यार हम लोगों का ऑक्टेट पूरा नहीं है, हम लोग अपना ऑक्टेट चाहे तो एक दूसरे को सपोर्ट करके पूरा कर सकते हैं। कैसे? तो उसके पहले वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, ये वाला लाइन लिख लो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसी पे फोकस करना है। अब इसको मिटा रहे हैं, अब इन सब को मिटा रहे हैं, अब इन सब का कोई रोल नहीं, इसको भी मिटा रहे हैं। अब देखो BH3, अब यहां पे बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, यहां भी बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। ये बोरोन इसको कहता है कि मेरे और हाइड्रोजन के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों को हम तुमको डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो बोला भाई ठीक है दे दो। देते ही ये बोरोन स्टेबल हो गया। देखो कैसे, बोरोन जो हाइड्रोजन एज इट इज है, अब इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसके और हाइड्रोजन के बीच में थे, अब वही इस बोरोन के लिए भी काम करने लगे। देखो, और बाकी के जो 2 हाइड्रोजन थे वो एज इट इज इसका, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि इसको भी अपने एक हाइड्रोजन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ समय के लिए इसे देना हो। अब इसको देना होगा तो देखो फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बन गया, BH, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन और ये बोरोन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबल कर रहा है। देखो तो 3 लोग हुए, 1 2 3, इलेक्ट्रॉन 2 ही है, इसीलिए इसका नाम पड़ा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब नीचे वाला जो था यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन के साथ। अब तुम खुद सोचो, ये दो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, दोनों आमने सामने हैं, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स तो लगना चाहिए। और जब इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, इनको दूर धक्का देगा। दूर धक्का देगा तो ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाएंगे। देखो कैसे झुकेंगे, BH ऐसे,
जो दोनों एंड पॉइंट है वो तो नहीं टूटेगा, क्योंकि वो तो बॉन्ड बने हैं, शामिल हो गया। अगर यही टूट जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा ना फिर से। उसी तरह से केवल बीच में थोड़ा सा ऐसे गैप बन जाता है, और इसी गैप से इसका शेप बनाना की तरह हो जाता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे। और इसी का नाम क्या है? बनाना बॉन्ड। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको लिख लो। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसी का दूसरा नाम क्या है? बनाना बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो तो आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो। ये एक नया टाइप का बॉन्ड है। अभी तक कौन कौन सा बॉन्ड पढ़े? तो आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाफ कोऑर्डिनेट या सिंगल बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, 5 तरह का बॉन्ड पढ़ लिए। अब ये नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्या होता है? अगर तुमको इस बॉन्ड के बारे में समझना है तो पहले तुमको न्यूक्लियस के बारे में समझना होगा। देखो ये न्यूक्लियस होता है, ये इसके चारों तरफ का पहला सेल होता है, ये इसके चारों तरफ का दूसरा सेल होता है। पहला सेल का नाम होगा 1s, दूसरा सेल का नाम होगा 2s 2p, नहीं, तीसरा सेल आते आते एटम का साइज काफी बड़ा हो जाता है, इसीलिए तीसरे सेल में आने के बाद एटम पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो हम लोग अभी तीसरे सेल से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते। अभी हम लोग सिर्फ 1s 2s 2p पे डिस्कस करना चाहते हैं। देखो, इस सब सेल के पास केवल एक ऑर्बिटल होता है और इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन अपर साइड, एक इलेक्ट्रॉन डाउन साइड, ऐसे भरा होता है। जब इस एस ऑर्बिटल का शेप देखोगे कि एस ऑर्बिटल कैसा दिखता है, तो ये एक स्फीयर की तरह दिखता है, फुटबॉल की तरह। कैसा दिखेगा? फुटबॉल, यानी कि स्फेरिकल। क्या लिखेंगे इसको? स्फेरिकल। ठीक है, फिर आते हैं पी सब सेल। पी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल का नाम होता है px, एक का नाम होता है py और एक का नाम होता है pz। px ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होता है जो x एक्सिस के अलाउंग जाता है। नाम क्या होगा इसका? px, x एक्सिस के अलाउंग जाएगा। सेकेंड ऑर्बिटल जो y एक्सिस के अलाउंग जाएगा उसका नाम हो जाएगा py। तो 2 बन गया, एक px बन गया और एक py बन गया। तीसरा ऑर्बिटल जो z एक्सिस के अलाउंग जाता है उसका नाम होता है pz। तो 3 ऑर्बिटल हो गए, px py pz। तीनों ऑर्बिटल का ये शेप होता है। इस शेप का नाम होता है डम्बेल। डम्बेल, ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो, px py pz। ठीक है, पहले इतना बना लो जल्दी से।
बना लिए। अब आते हैं सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं। तो पहले सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फिर सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो पहले यहां पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फिर सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखो कैसे बनता है। मान लो एक एटम का एस सबसेल, फिर से बोल रहे हैं, एक एटम का एस सबसेल दूसरे एटम के अगर एस सबसेल के साथ, एस सबसेल दोनों है, एक एटम का एस सबसेल ये, एक एटम का एस सबसेल ये, दोनों अगर आपस में ओवरलैप करते हैं तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। दो एटम आपस में एस सबसेल यानी एस ऑर्बिटल का इस तरीके से ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, मान लो अगर एक एटम का एस सबसेल दूसरे एटम के पी सबसेल से ओवरलैप कर जाए। अच्छा, एक का एस दूसरे के एस से ओवरलैप किया है, इसीलिए इसका नाम होता है एसएस ओवरलैप। एसएस ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, एक एटम का फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड में फर्स्ट एसएस ओवरलैप, सेकेंड है ये एस सबसेल में ये एसएस ओवरलैप हो गया, इसका नाम यहां एसपी ओवरलैप। तो एसपी ओवरलैप में एक एटम का एस सबसेल दूसरे एटम के पी सबसेल से ओवरलैप करता है, बॉन्ड क्या बनेगा, बॉन्ड का नाम फिर से सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो एक एटम का एस सबसेल दूसरे के एस से ओवरलैप कर जाए, या एक एटम का एस सबसेल दूसरे के पी से ओवरलैप कर जाए, दोनों ही केस में सिग्मा बॉन्ड बनता है। जल्दी से ये दोनों लिख लो, फिर नया टाइप बताते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग थर्ड देखेंगे जिसका नाम है पीपी ओवरलैप। देखो पीपी ओवरलैप की खासियत क्या है। पीपी ओवरलैप जब भी कराएंगे तो ऐसा नहीं कि एक एटम का जैसे मान लो तुम पीएक्स ले लिए तो दूसरे का भी तुमको पीएक्स ही लेना होगा। ऐसा नहीं कि एक का तुम पीएक्स ले लिए और दूसरे का पीवाई ले लिए, तब सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। दोनों सेम ऑर्बिटल होंगे और जब ये आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे, ऐसे, तब ये सिग्मा बॉन्ड को बनाएंगे। लेकिन पीएक्स ओवरलैप अगर किया और सिग्मा बॉन्ड को बनाया तो ये अनस्टेबल होता है। यानी अगर सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पीपी ओवरलैप करा रहे हो तो केवल यहाँ पे पीजेड का ओवरलैपिंग पॉसिबल है। किसका ओवरलैपिंग, पीजेड का, इसीलिए अलग से लिख लिए हैं। कहोगे सर ऐसा क्यों, तो पीजेड के लिए मैग्नेटिक मोमेंट m का वैल्यू 0 होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब आ जाओ, तो और यहाँ पे तुम क्या डालोगे, पीजेड, यहाँ क्या डालोगे, पीजेड। ये ओवरलैप किसका है, पीजेड, पीजेड ओवरलैप। फिर कहोगे सर पीएक्स या पीवाई का ओवरलैपिंग क्यों नहीं होता, क्योंकि पीएक्स के लिए m का वैल्यू 0 नहीं होता, पीवाई के लिए m का वैल्यू 0 नहीं होता। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे कि ये वैल्यू +1 -1 होता है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए केवल पीजेड ओवरलैप करेंगे। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड बना है तो उसके 3 कारण होंगे। क्या क्या, या तो एस ओवरलैप किया होगा, मतलब एक एटम का एस सबसेल दूसरे के एस सबसेल से ओवरलैप किया होगा, या तो एक एटम का एस दूसरे के पी से ओवरलैप किया होगा, या तो एक एटम का पीजेड दूसरे के पीजेड से ओवरलैप किया होगा। There are 3 possibilities by which sigma bond will be formed.
फर्स्ट ओवरलैपिंग ऑफ एसएस ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ एसपी ऑर्बिटल, एंड द लास्ट इज ओवरलैपिंग ऑफ पीजेड पीजेड ऑर्बिटल। क्लियर? हम समझते हैं कि अब तुमको सिग्मा बॉन्ड बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अब सीखना है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो वो आज तो हो नहीं पाएगा, हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। लेकिन अगला क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि लेक्चर बीच में रुक रहा है, हम लोगों को पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग सीखना है। लेक्चर नंबर 21 करके ही लेक्चर नंबर 22 मेरा देखोगे तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद है पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होगे। अगर कोई दिक्कत होता है तो तुम मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।